हेलो बच्चों, आदर्श स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोगों के जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी उसमें 101 से आगे प्रश्न करेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और अपने मन में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। देखिए, जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो पृथ्वी पर O2 यानी ऑक्सीजन गैस नहीं था पृथ्वी पर। समझ गए। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में जो होते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहीं कहीं 23 जोड़ा लिखा रहता है तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर 23 लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। अगर जोड़ा लिखा रहता तो ये भी सही होता है और 46 भी सही है। समझ गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्रश्न में कभी कभी पूछता है कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ा यहाँ पे लिख देता है तो 23 सही हो जाता है, लेकिन सिर्फ गुणसूत्र बोला है तो 46 हो जाएगा। समझ गए। कीट के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? देखिए, जो कीट के पंख होते हैं और चमगादड़ के जो पंख है वो आप लोग का होता है समरूप अंग, और समरूप अंग को हम लोग समवृत्ति अंग भी कहते हैं। इसलिए जो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी एवं सी दोनों हो जाएगा। देखिए, समरूप अंग हम लोग उसे कहते हैं कि उत्पत्ति अलग तरीके से होती है लेकिन उनका जो कार्य होता है एक समान होता है, उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं। देखिए, गुणसूत्र जो होता है आप लोग के DNA, प्रोटीन व RNA के बने होते हैं। ये तीन चीजों को मिलाकर आप लोग के गुणसूत्र बने होते हैं। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ जो है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं का संवहन करता है, वो आप लोग का होता है DNA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? देखिए, जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वो आप लोग के साफ जल में रहते हैं। समजात अंगों के उदाहरण है। देखिए, समजात अंग के जो उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। हमारा हाथ और जो कुत्ते के अग्रपाद है इनकी उत्पत्ति जो है दोनों की एक समान है, इसलिए समजात अंग है। भले इनका कार्य अलग अलग है लेकिन इनके जो उत्पत्ति है एक समान है, इसलिए इनको समजात अंग कहा जाता है। समान जात के हैं। और जो समरूप होते हैं उनका कार्य एक ही होता है लेकिन उत्पत्ति जो होती है अलग अलग होती है। समझ गए। देखिए आगे देखते हैं। मेंडल ने अपने, यहाँ पे मंडल लिखा गया, देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो ये तो आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि मेंडल जो है अपने पौधों के लिए अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, क्योंकि जो मटर के पौधे थे इन पर प्रयोग करना बहुत मतलब कि आसान था और बहुत जल्दी इन पर प्रयोग करके इनके जो परिवर्तन हो रहे थे उनको देखा जा सकता था। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? देखिए, जिसमें आप लोग का प्रश्न का उत्तर होगा चिंपांजी होगा। चिंपांजी जो है इनका शारीरिक अभिकल्प जो है बहुत ही उत्तम है विकास के आधार पर। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? देखिए, जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है आप लोग के रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो होती है कोशिका होती है, इसी बुक में उन्होंने बताया था रॉबर्ट हुक ने। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? देखिए, जब बौने पौधे को दर्शाने वाले हैं दोनों स्मॉल टी रहेंगे तभी आप लोग के बौने पौधे होंगे। यदि एक बड़ा टी और एक छोटा टी होगा तो ये आप लोग का लंबा पौधा हो जाएगा। दोनों बड़ा टी रहेगा तो ये भी लंबा हो जाएगा, लेकिन जब दोनों स्मॉल रहेंगे, छोटे रहेंगे, तब आप लोग का बौना पौधा होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुवांशिकता नामक चैप्टर में। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? देखिए, यहाँ पूछा गया है कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं है। देखिए, जो हम लोग जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता का गुण जो है बच्चों में कुछ ना कुछ आता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अभिलक्षण है जो कि वंशागत नहीं है, मतलब कि एक वंश से दूसरे वंश में नहीं जाता है। देखिए, आँख का रंग जो है ये आप लोग के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, लेकिन चमड़ी का रंग जो है आप लोग का वंशागत नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके अगर पिता काले हैं तो आप भी काले होइएगा, लेकिन शरीर का आकार जो है ये वंशागत है। बाल की प्रकृति भी है जो आप लोग की वंशागत है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए, स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र है वो होता है एक्स। इसमें XY है, YX तो गलत है। इनमें से कोई नहीं आप लोग का सही हो जाएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन था जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। यही जो थे वैज्ञानिक मटर के पौधों पर अपने वंशागत नियमों का जो है आप लोग प्रयोग किए थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो देखिए, जैव विकास को जो सर्वप्रथम है आप लोग के लैमार्क वैज्ञानिक ने समझाया था, लेकिन इसकी अवधारणा को जो आगे बढ़ाया था वो आप लोग के चार्ल्स डार्विन थे। डार्विन जो थे ये जैव विकास के अवधारणा को आगे बढ़ाए थे और इसके बारे में अधिक जानकारी दिए थे, लेकिन जो सर्वप्रथम जो है आप लोग के लैमार्क ने समझाया था। और चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी में इन्होंने जैव विकास के बारे में समझाया था। निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? देखिए, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? जिसका हम लोग के शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी। देखिए, रीढ़ की हड्डी का तो बहुत उपयोग रहता है। अंगूठा है, इसका भी शरीर में हम लोग का उपयोग है। नाक का भी उपयोग है क्योंकि नाक द्वारा हम सांस लेते हैं, लेकिन अपेंडिक्स जो है इसका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, तो इसलिए एक अवशेषी अंग हो गया। न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई थी? देखिए, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मतलब यानी कि केंद्रक। केंद्रक शब्द जो है आप लोग का रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था।
किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए कोई भी अगर जीव है तो उसको जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? श्वसन। अगर श्वसन नहीं करेंगे तो हम तो ऐसे ही मनुष्य मर जाएगा, कोई भी जीव हो। भोजन नहीं करेगा तो बिना भोजन के उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि जनन नहीं करेंगे तो हम लोग जीवित रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि अपने बच्चे पैदा नहीं करता है तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जनन। उत्सर्जन के बिना तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि हम कोई भोजन करते हैं और उसमें से हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो आप लोग जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये जनन जो ऐसा चीज है इसके बिना मनुष्य जीवित रह सकता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है आप लोग का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे आप लोग का राइबो होता है, थोड़ा सा रिबो लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। आप लोग का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है। काला जार के रोगाणु है, जो काला जार के जो रोगाणु है आप लोग को होते हैं लेशमेनिया। तो आप लोग विद्यार्थी आप लोग ये बताइएगा लेशमेनिया जो है जीवाणु ये कैसे जनन करता है? कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा लेशमेनिया जो जीवाणु है अपना जनन करता है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कायिक प्रवर्धन होगा? यहाँ पे गायक लिखा गया है, ये होगा कायिक प्रवर्धन की तकनीक नहीं है, कायिक प्रवर्धन की तकनीक नहीं है। देखिए इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा पर्तन, कलम और रोपण। ये जो तीनों विधि है आप लोग की कायिक प्रवर्धन की विधि है, लेकिन जो कटान है ये कायिक प्रवर्धन की विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल लगते हैं। देखिए जो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जो हम पौधे उगाते हैं वो बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा जो फल एवं पुष्प लगते हैं बहुत ही जल्दी लगते हैं, क्योंकि इस विधि में हम लोग पौधों की पत्तियों द्वारा नए पौधे उगा लेते हैं, या टहनियों द्वारा, तने द्वारा या जड़ द्वारा। तो जो कायिक प्रवर्धन से हम लोग पौधे उगाते हैं उसमें पुष्प एवं फल बहुत कम समय में लगते हैं। चलो क्या हो जाएगा? कम समय में इसका आंसर हो जाएगा। पराग कण सामान्यतः किस रंग के हो सकते हैं? तो पराग कण जो होते हैं आप लोग के पीला कलर का होता है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों के स्थानांतरण में भाग नहीं लेता है। देखिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों के स्थानांतरण में भाग नहीं लेता है, मतलब कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों को नहीं पहुंचाता है? वायु। तो आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वायु के माध्यम से जब वायु चलती है तो किसी पुष्प से पराग कण उड़कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पर चल जाते हैं। जल के माध्यम से भी चले जाते हैं जब वर्षा वर्षा होती है। प्राणी भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि कोई पंक्षी उची होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का पीपर का पेड़ हो गया, कहीं पर खा पी कर पंछी जो हक देते हैं तो पीपर का पौधा जम जाता है। चाहे और भी पौधे जो हैं पंछियाँ जो उसको खाती हैं और दूसरे पौधे पर जाकर उसे स्थानांतरित कर देती हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है इसका आंसर नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश का इसमें कोई कार्य नहीं है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों को स्थानांतरण करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन वायरस से होने वाला रोग है? देखिए वायरस से जो होने वाला रोग है आप लोग का होता है मस्सा, और गनोरिया और सिफिलिस जो है आप लोग के जीवाणु से होने वाले हैं। वायरस से होने वाला जो रोग है एक तो मस्सा होता है, और एक और रोग जो होता है कि मानव के जनन तंत्र में रोग पाया जाता है। एक मस्सा होता है और एक और रोग होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए तो आज के लिए हम लोग 125 क्वेश्चन हम लोग के पूरे हो गए। 25 क्वेश्चन आप लोग का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप लोग नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आदर्श स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।